प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष की इस बॉटनी की क्लास में। ये कुछ कॉमन टॉपिक जो कि जनरल बीएससी और बीएससी बीएड के लिए सिलेबस में है को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक बॉटनी से संबंधित कई वीडियो गायत्री कॉलेज हाथुर की यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप इनका निरंतर अवलोकन करते रहिए, उनको देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हमने इससे पूर्व की क्लास के अंदर डिस्कस किया था क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण के बारे में। हम आज उसी संदर्भ में क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा को आगे बढ़ाते हैं। इसी पहले के पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि एंथोसीरोटॉप्सिडा के सामान्य लक्षण क्या हैं, जैसे थैलस पृष्ठाधारी होता है, युग्म उद्भिद प्रकार का होता है, प्लांट बॉडी थैलोइड प्रकार की होती है, लैंगिक जनन संरचना पुधानी स्त्रीधानी पाई जाती है, कैप्सूल उत्पन्न होता है, कैप्सूल सीटा और फुट और सीटा का फुट और कैप्सूल में विभेदित होता है। सीटा जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, उसकी स्थान पर मेरिस्टेमेटिक संरचनाएं पाई जाती। क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में लिखते हैं, लक्षण लिखते हैं, उसके बाद उसका वर्गीकरण करते हैं फैमिली तक, और फिर इसके अंदर ऑर्डर और फैमिली का कंपैरिजन करते हैं। ऑर्डर के लक्षण लिखते हैं और फैमिलीज के लक्षण लिखते हैं, तब जाकर के हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कुछ एक ऐसे टर्म्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे क्लास के अंदर वही टर्म्स यूज होते हैं, ऑर्डर के अंदर भी वही होते हैं और उसके बाद में उसके फैमिलीज के अंदर भी वही होते हैं। तो हम आज के इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा को वैज्ञानिकों ने एक ऑर्डर में रखा है। इसमें केवल एक ऑर्डर रखा हुआ है, वो है एंथोसीरोटेल्स। ऐसे कौन से लक्षण युक्त होते हैं जो कि एंथोसीरोटेल्स के लक्षण माने गए? तो चूंकि एंथोसीरोटॉप्सिडा के अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर है, इसलिए इसके भी लाक्षणिक गुण वही होते हैं जो क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा के होते हैं। जैसे इसकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड कैटेगरी की होती है, थैलोइड। अब थैलोइड है तो थैलस पाया जाएगा। अब थैलस कैसा हुआ? डॉर्सीवेंट्रल प्रकार का फ्लैट होता है और जिसके अंदर मिड रिब एब्सेंट होते हैं। ये पालीवत भी हो सकता है अथवा कटे फटे दंतुलीय संरचना युक्त होता है। एंथोसीरोटेल्स के अंतर्गत राइजोट होते हैं, वो केवल एक प्रकार के होते हैं और ऐसे राइजोट्स स्मूथ वॉल युक्त होते हैं। स्मूथ वॉल चिकनी भित्ति युक्त, गुली के प्रकार के नहीं पाए जाते। इसमें शल्क अथवा स्केल पूर्ण रूप से एब्सेंट होते हैं, पाए नहीं जाते। थैलस की जब आंतरिक संरचना देखी जाती है तो वो एपिडर्मिस और मध्य क्षेत्र के अंतर्गत विभक्त होता है। एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस डिवाइड होती है। लोअर एपिडर्मिस पर राइजोट्स पाया जाता है, जबकि इसका मध्य का क्षेत्र जो एपिडर्मिस की दोनों एपिडर्मिस के बीच का है वो मध्य क्षेत्र कहलाता है। मध्य क्षेत्र हमेशा होमोजीनियस का मतलब समांगी प्रकार का होगा। मध्य क्षेत्र अविभेदित होता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ में पायरिनोइड्स भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो प्रकार की जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम एक को एम्थ्रीडियम नाम देते हैं और दूसरे को
आर्कीगोनियम नाम देते हैं। एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम दोनों ही संरचनाएं विशिष्ट तौर पर एंथ्रीडियम थैलस के अंदर अंतःस्थापित होता है, आर्कीगोनियम ग्रीवा क्षेत्र और अंडरा क्षेत्र में विभक्त होता है। इसी आर्कीगोनियम के ऊपरी भाग पर ढक्कन कोशिकाएं और रोजेट रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती है। जनन संरचना के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से कैप्सूल बनता है। स्पोरोफाइट का निर्माण होगा और इस स्पोरोफाइट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक फुट होता है और दूसरा कैप्सूल होता है। फुट एक कंदिल संरचना के रूप में पाई जाती है, जबकि कैप्सूल होता है बेलनाकार लंबी ऊर्ध्व संरचना के रूप में पाई जाती है। कैप्सूल के अंतर्गत कैप्सूल वॉल, आर्कीस्पोरियल सेल्स और कोल्यूमिला संरचना पाई जाती है। तो जो ये लक्षण है वो ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स के कहलाते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए आप, क्योंकि क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर केवल एक ही ऑर्डर है, इसलिए अधिकांश या वो सभी लक्षण एंथोसिरोटॉप्सिडा के और एंथोसिरोटेल्स के लगभग समान है। ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स को दो फैमिलीज में विभक्त किया गया है। दो फैमिलीज, कौन कौन सी फैमिली हुई? एक फैमिली होती है उसको एंथोसिरोटेसी के नाम से जाना जाता है और दूसरा है नोटोथाइलेसी। एंथोसिरोटेसी एंड नोटोथाइलेसी में विभक्त किया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी फैमिलीज के क्या लक्षण होते हैं। एंथोसिरोटेल्स ऑर्डर में दो फैमिलीज रखी गई है, यानी उसको दो कुलों के अंदर विभक्त किया गया है। पहला कुल है वो एंथोसिरोटेसी कहलाता है और दूसरा कुल है वो नोटोथाइलेसी कुल कहलाता है। दोनों के लक्षण क्या होते हैं? ऐसे ब्रायोफाइटा जो एंथोसिरोटॉप्सिडा के थे, उनमें कैप्सूल रेखीय प्रकार का और ऊर्ध्व प्रकार का था। ऐसे जीनस को रखा गया एंथोसिरोटेसी में, और जिनमें बेलनाकार हैं और शयन प्रवृत्ति का लेटा हुआ है उसको रखा गया नोटोथाइलेसी कुल के अंतर्गत। एंथोसिरोटेसी के जीनस में कैप्सूल वॉल के अंदर स्पष्ट रूप से पाए जाने वाले रंध्र उपस्थित होते हैं और ये रंध्र एंजियोस्पर्म के समान साई कोशिका, द्वार कोशिका जैसी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जबकि नोटोथाइलेसी के जीनस में रंध्र नहीं पाए जाते। किसमें? कैप्सूल वॉल। कैप्सूल के अंदर तीन परतें होती है, कोल्यूमिला होता है, आर्कीस्पोरियम सेल्स होती है और कैप्सूल वॉल होती है। कैप्सूल वॉल और आर्कीस्पोरियम का निर्माण एक्सोथीसियम से होता है, जबकि कोल्यूमिला है वो एम्पीथीसियम से होता है। तो दो प्रकार की संरचना बनती है, एक्सोथीसियम और एम्पीथीसियम। कब? जब कैप्सूल का परिवर्तन होगा तब एक सामान्य कोशिकाओं का समूह परिणत विभाजन के द्वारा दो लेयर में बदलता है। बाह्य लेयर एक्सोथीसियम कहलाती है, आंतरिक लेयर एम्पीथीसियम कहलाती है। एंथोसिरोटेसी के जीनस में एक्सोथीसियम पुनः परिणत विभाजन होकर के बाह्य जैकेट कोशिका और आंतरिक आर्कीस्पोरियम कोशिका अथवा स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण करता है, जबकि नोटोथाइलेसी के जीनस में आर्कीस्पोरियल सेल या स्पोरोजीनस कोशिकाएं एक्सोथीसियम के स्थान पर एम्पीथीसियम से डेवलप होती है। तो दोनों प्रकार की विपरीत प्रक्रिया एंथोसिरोटेसी के जीनस में एम्पीथीसियम कोल्यूमिला के रूप में परिवर्तित होता है, जबकि नोटोथाइलेसी के जीनस में एम्पीथीसियम परिणत होकर के बाहर की ओर स्पोरोजीनस या आर्कीस्पोरियल और आंतरिक भाग का कोल्यूमिला बनाता है। स्पोरोजीनस सेल से दो प्रकार की कोशिका विकसित होती है, एक तो बनती है स्पोर मदर सेल, दूसरी बनती है इलेटस मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल से निर्मित होने वाली स्पोर दोनों ही फैमिलीज के अंदर समान प्रकार का है, लेकिन इलेटस में थोड़ी सी भिन्नता है। एंथोसिरोटेसी के जीनस के इलेटस 4 कोशिकीय होते हैं,
वो सामान्य कैटेगरी के होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, जो शाखित अथवा अशाखित होती है, लेकिन इसमें स्थूलन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको आभासी इलेक्ट्रस के नाम से जानते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या कितनी हुई? 4 होगी। नोटोथाइलिस जीनस में इलेक्ट्रस छोटे होते हैं, जिसमें अनियमित स्थूलन अथवा बेंड पाए जा सकते हैं। एंथोसिरोटेसी में कुल 5 जीनस रखे गए हैं, जैसे एंथोसिरोस, फियोसिरोस, मेगासिरोस, डेंड्रोसिरोस और एमेटिस्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा वंश है वो है एंथोसिरोस। वो किसका है? एंथोसिरोटेसी का है। और ये वंश क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा का सबसे बड़ा वंश माना जाता है, जिसके लगभग 200 प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं। नोटोथाइलिस फैमिली के अंतर्गत केवल एक जीनस है जिसका नाम है नोटोथाइलस। इस नोटोथाइलस में कुल 12 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। उसमें से भारत में नोटोथाइलस की 5 प्रजातियां हैं रिपोर्ट की गई। इस प्रकार से क्लास एंथोसिरोटोप्सिडा का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब हम ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने एंथोसिरोटोप्सिडा को कुछ लक्षणों के आधार पर हेपेटकोप्सिडा के साथ में रखा। कुछ एक लोगों ने इसको एक अलग क्लास के रूप में मान्यता प्राप्त की। तो वे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर इस प्रकार की भिन्नताएं उत्पन्न हुई? ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स की स्थिति क्या है? कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसको हेपेटकोप्सिडा के समान रखना चाहिए, कुछ ये मानते हैं कि ब्रायोफिडा का रखना चाहिए, कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं इसको एक अलग ही ऑर्डर के रूप में इसकी स्थिति है वो बिल्कुल सही है। गॉयट के अनुसार इन्होंने लिवरवर्ट और मॉस के स्तर का एक टैक्सॉन माना है कि ये इसी के स्तर का एक अलग से वर्ग होना चाहिए, और इस परिकल्पना का समर्थन किया गया है होवे के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि एंथोसिरोटेल्स के थैलस की प्रत्येक कोशिका यदि वो गैमेटोफाइट की हैं तो वो एक क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है, और यदि वो स्पोरोफाइट हैं तो वो 2 प्रकार की होती है। यानी प्रत्येक कोशिका में लिवरवर्ट के समान इसमें भी 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लिवरवर्ट्स के समान ही, हालांकि एंथोसिरोटेल्स के अंदर पूदानियाँ होती है वो अंतर्जात होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वो थैलस की ऊपरी सतह से बाहर निकली हुई होती है। ठीक इसी प्रकार की स्त्रीदानी लिवरवर्ट्स के समान ही अंतःस्थापित होती है। सीटा के स्थान पर एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि एंथोसिरोटेल्स को एक अलग वर्ग के रूप में परिभाषित करता है। कॉल्यूमिला प्रेजेंट है, लिवरवर्ट्स के अंदर कॉल्यूमिला नहीं पाया जाता, तो इसी के समान एक अलग स्ट्रक्चर होगी। और इसकी स्पोरोफाइट का कैप्सूल, जिसकी भित्ति रंध्र युक्त होती है और फोटोसिंथेटिक कोशिका युक्त होती है, यानी ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो ये जो 4 या 5 लक्षण ऐसे हैं जो कि एंथोसिरोटेल्स को लिवरवर्ट और मॉस के समान स्तर का एक वर्गक परिभाषित करने के लिए काफ़ी होता है। अर्थात गॉयट के अनुसार एंथोसिरोटोप्सिडा के अंतर्गत एक अलग क्लास के रूप में, ऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। कुछ एक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले लक्षण हेपेटकोप्सिडा के समान है, अर्थात इसको एंथोसिरोटोप्सिडा में न रख करके हेपेटकोप्सिडा के अंतर्गत रखना चाहिए। जैसे हालांकि एंथोसिरोटेल्स के अंदर पूधानियाँ होती है वो अंतर्जात होती है, लेकिन कुछ ही वंशों में जो एंथोसिरोस के हैं उसमें बाह्य सतह पाई जाती है। स्त्रीदानी जो कि एन्यूरा वंश में पाई जाती है, ये लिवरवर्ट और एंथोसिरोस के मध्य की योजक कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि एंथोसिरोस के अंदर स्त्रीदानी है वो थैलस में धसी हुई है, उसकी ग्रीवा क्षेत्र
उसके मध्य क्षेत्र की या मध्यस्थ की कोशिका का समान होने का विपरीत नहीं होता, अर्थात ग्रीवस क्षेत्र और अंडरद क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं कर सकते, ग्रीवा क्षेत्र पूर्ण रूप से पृथक नहीं होती। तो एन्यूरा वंश में होता क्या है कि अंडरद क्षेत्र तो थैलस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ग्रीवा क्षेत्र पूर्ण रूप से पृथक होता है। तो अंडरद क्षेत्र का थैलस से जुड़ा होना एंथोसिरोटेल्स के लक्षण है, जबकि ग्रीवा क्षेत्र का पृथक होना हिपेटकॉप्सीडा का लक्षण है। तो इसके कारण इस एन्यूरा वंश की स्त्रीधानी को ये जो कड़ी के रूप में मानते हैं और ये लक्षण इसको हिपेटकॉप्सीडा में रखने के लिए बाध्य करता है। एंथोसिरोटेल्स के जीनस में सीटा के स्थान में मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है और ये का ये हिपेटकॉप्सीडा के पेलिया के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, दोनों में समान हुई। कोलुमिला हालांकि हिपेटकॉप्सीडा के अंदर अनुपस्थित होता है और एंथोसिरोटेल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन नोटोथाइलस लिवेराई जो जीनस है नोटोथाइलेसी का, अर्थात एंथोसिरोटेल्स का एक जीनस है। तो इसके अनुसार इसमें कोलुमिला प्रेजेंट होनी चाहिए थी, लेकिन इस स्पीसीज में अनुपस्थित है और अनुपस्थित होने का लक्षण इस ऑर्डर को एंथोसिरोटॉप्सिडा के स्थान पर हिपेटकॉप्सीडा में रखने के लिए बाध्य करता है। तो दो प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई और इस भ्रांतियों के कारण किस में एंथोसिरोटेल्स को रखा जाए, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा में या हिपेटकॉप्सीडा में। लेकिन सारांश इसका ये निकलता है कि एंथोसिरोटेल्स अपने आप में एक अलग प्रकार का वर्गक है, जिसके लक्षण सामान्य हिपेटकॉप्सीडा और ब्रायोप्सीडा के प्रजातियों के या जीनस के लक्षण के समान नहीं होता। इसीलिए इसको हिपेटकॉप्सीडा तथा हिपेटकॉप्सीडा तथा ब्रायोप्सीडा के साथ में क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंतर्गत रखा गया। तो विद्यार्थियों, आज की हमारे इस क्लास में हमने डिस्कस किया है क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा की वर्गीकृत स्थिति और उसकी दो फैमिलीज के बारे में। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।